कभी कभी जिंदगी हमें वह सब दे देती है जो हम चाहते हैं, पैसा, रुतबा, नाम, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। अंदर कहीं एक सवाल गूंजता है, क्या यही सब कुछ है? क्या यही कहानी है? अर्जुन एक ऐसा इंसान जो मेहनत से ऊपर चढ़ा, फिर लालच में डूबा और जब सब कुछ छिन गया तब जाना कि असली दौलत क्या होती है। यह सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की कहानी है। जब कर्म गलत हो जाए तो यूनिवर्स कैसे जवाब देता है, और जब कर्म सुधर जाएं तो वही यूनिवर्स कैसे वरदान बन जाता है। इस कहानी में आप पाएंगे पश्चाताप, परिवर्तन और पुनर्जन्म। यह कहानी है कर्म और सिद्धांत अपनी अमीरी की असली कुंजी की शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब अर्जुन ने पहली बार सोचा था कि दुनिया यूं ही चलती है। लेकिन उसे क्या पता था कि दुनिया नहीं, कर्म चलता है। सब कुछ अर्जुन का जन्म एक छोटे शहर के बेहद साधारण परिवार में हुआ था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक धर्मपरायण गृहिणी घर की थी। घर में सुबह ओम के जाप से दिन शुरुआत होता था और रात को रामायण की चौपाइयों के बीच नींद आती थी। अर्जुन का जीवन प्रारंभ से ही सादा, अनुशासित और मूल्यों से भरा हुआ था। पिता उसे हमेशा कहते, बेटा कर्म ही पूजा है, जो बोओगे वही मिलेगा। और अर्जुन इस बात को अपने बाल मन में किसी मंत्र की तरह बिठा चुका था। वो पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल में अव्वल आता था, मंदिर जाता था और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। उसके अंदर एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान पल रहा था। कॉलेज के दिनों में उसने कई बार आर्थिक तंगी देखी, कई बार किताबें पुरानी खरीदी पढ़ी, कई बार दोस्तों से उधार लेकर परीक्षा की फीस भरी। लेकिन अर्जुन की लगन डिग्री नहीं, उसकी मेहनत थी, रंग लाया और उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई उसे। उस कंपनी में पहली बड़ी सफलता थी। जब उसे पहला वेतन मिला तो उसने माँ को एक साड़ी और पिता को एक नई घड़ी भेंट में दी। वो दिन उसके लिए किसी पर्व से कम नहीं था। कार्यालय में भी अर्जुन बेहद मेहनती निकला, अपने सीनियर्स की बात सुना और ध्यान से सुनता रहा, समय से पहले काम पूरा करता और कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। इसी गुण के कारण वह जल्दी प्रमोशन पाने लगा। कुछ ही वर्षों में एक छोटी टीम का लीड बन गया। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लिया। अर्जुन का संपर्क अब बड़े कॉर्पोरेटर, ग्राहकों और ऊंचे ओहदे के लोगों से होने लगा। उसे दिखने लगा कि कुछ लोग जो उसके कम मेहनती थे उसने कई गुना अधिक कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शॉर्टकट अपनाते थे। किसी से उसे कहा कि भाई, इस दुनिया में ईमानदारी से सिर्फ चाय मिलती है, बंगला नहीं। शुरू में अर्जुन को यह बातें गलत लगती थी, लेकिन जब उसने देखा कि एक ही बैच का उसका साथी जो लगातार कंपनी के पैसे से क्लाइंट को गिफ्ट देता था ऊंचे पद पर पहुंच गया था, तो उसने मन में हलचल हुई। वो सोचने लगा, क्या मैं भी ही इसी मूर्ख हूँ जो अब भी आदर्शों में जी रहा हूँ? क्या पापा की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं? अर्जुन के अंदर धीरे धीरे एक संघर्ष पैदा होने लगा। आदर्श और प्रगति के बीच उसकी आत्मा अब भी उसे रोकने लगी, और लेकिन मन में दुनिया की चमकचम बहने लगी थी। एक दिन कंपनी के एक डेटर को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट आया। इसमें अर्जुन को सामने वाला क्लाइंट को कुछ रिश्वत देनी थी ताकि डील पास हो जाए। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसने बॉस से कहा कि तू करेगा तो तेरा ही नाम होगा, नहीं तो किसी और को भेज दूंगा, तो वह झिझकता हुआ उसने पहली बार उसने उस संस्कार को तोड़ा और रिश्वत दी। वह रात को उसने करवटों में कांटे लेकर अगले दिन जब खबर आई कि डील पास हो गई है और उसका नाम मैनेजमेंट के सामने चमकने लगा, तो उसके अंदर का अपराधक बोझ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। वह सोचने लगा, शायद दुनिया सच में ऐसी ही चलती है, अगर मैं न करता तो कोई और करता। यहीं से अर्जुन का नैतिक पतन शुरू हो गया था। अब वह हर डेटर, हर प्रोजेक्ट को एक और मौके के रूप में देखने लगा, जहां थोड़ा बहुत घुमाकर समझाकर दूसरों को प्रभावित करके वह अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता था। उसने सीख लिया था कि कहाँ झूठ बोलना है, किसे गिफ्ट देना है, किसे फुसलाना है, और धीरे धीरे उसका बैंक अकाउंट भरने लगा था, पर आत्मा खाली होने लगी थी। उसने अपने माता पिता से झूठ बोलना शुरू कर दिया। सब अच्छा चल रहा था, मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे बुझने लगी थी। वो दिखावे में जीने लगा था। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, नए
गजेट सब कुछ था, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। रातों रात वह अकेला होता गया, अपने कमरे की खामोशी से डरने लगा था। वह टीवी की आवाज़ तेज करता, शराब पीता और या किसी पार्टी में खुद को खो देता, ताकि भीतर की उस अनकही सिसकती हुई को ना सुनना पड़े, जो हर पल उसे कहती थी कि तू वह अर्जुन नहीं है जो था। कभी कभी वह खुद को आईने में देखता और पूछता, क्या यही हूँ मैं? क्या यही वह अर्जुन है जिसने पहले वेतन से माँ को साड़ी दी थी? क्या वही अर्जुन है जो पापा की आंखों में गर्व लाया था, पापा को घड़ी गिफ्ट की थी? एक दिन उसने एक पुराना फोटो एल्बम खोला। उसने अपनी उसकी तस्वीर निकाली, जो कॉलेज के समय एक साधारण लड़का था, जिसकी आंखों में चमक थी और सीने में आदर्श। उस तस्वीर को देखते हुए अर्जुन रो पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उस दिल को राहत नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन था, आज का अर्जुन वह था या कल का जो कभी था। उसने जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था कि बाहर की दुनिया उसे सफल मान रही थी, लेकिन अंदर की आत्मा उसे रोज दोषी ठहरा रही थी। वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जहां जीतने पर भी हार मिलती है। यहीं पर अर्जुन की आत्मा ने पहली बार पुराना और रुका कि जब तू बहुत दूर आ गया है, क्या लौटना अब भी संभव है? क्या इस प्रश्न ने उसकी नींद को, उसकी चैन और उसकी दुनिया हिला दी थी। अर्जुन अब भी मुस्कुरा कर कहता है कि सब ठीक है, लेकिन मन में तो कुछ और ही हलचल हो रही थी। उस मुकाम पर था जहां उसने पास सब कुछ था, वह धन, शोहरत, पावर, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करता था। उसकी आत्मा जैसे हर रोज कई सौ गीत गा रही थी, लेकिन उसने इस दर्द को नजरअंदाज किया। उसने सोचा यह सब तो सोचने का वक्त ही नहीं है, आगे बढ़ना है और तेजी से। लेकिन यूनिवर्स उसकी यात्रा में अब हस्तक्षेप करने का फैसला कर दिया, या धीरे धीरे बुरे कर्मों के बीज फल देने लगे, और वह फल मीठे नहीं थे। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने सबसे पुराने क्लाइंट ने अचानक डील तोड़ दी और कोई कंपनी कमीशन देकर उसका प्रोजेक्ट हथिया चुकी थी। अर्जुन ने भी तो यही किया था कि किसी और के साथ, अब की कोई उसके साथ कर रहा था। अब भी कुछ ही हफ्तों में उसकी कंपनी में एक अकाउंट में गड़बड़ी पाई गई। ऑडिट के दौरान पेपर्स मिसिंग थे और आरोप सीधे अर्जुन पर आए। उसे सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन उसकी साख को पहली बार झटका लगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी अब तिनकों की तरह बिखरने लगी थी। उसकी पत्नी, जो शुरू में उसकी चमक दमक देखने से आकर्षित थी, अब उसकी खोखली रातों में खोए हुए ध्यान से परेशान रहने लगी। एक रात उसने कहा, तुम पास होकर भी बहुत दूर हो गए अर्जुन, तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं अकेली हूँ। अर्जुन ने यह चोट गहरी खा चुकी थी और झुंझलाया हुआ चिल्लाया, खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन दिल की जानता था कि वह कितना गलत था। उसने बच्चे तक उसे डरने लगे थे। एक आदर्श पिता की जगह अब उसके सामने एक गुस्सैल खोया हुआ पिता था, चेहरा था। और फिर वह दिन आया जब उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त, जिसके उसने साथ कॉलेज से कंपनी तक सफर तय किया था, उसे छोड़ गया। उसने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली और जाते जाते सिर्फ इतना कह गया कि मुझे वह अर्जुन याद आता है जो सच्चाई से डरता नहीं था, पर आज तुम खुद से डरते हो। अर्जुन के जीवन की दीवारें अब एक एक करके गिरने लगी थी। एक बड़े प्रोजेक्ट और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और अर्जुन का नाम सामने आया। उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा। मीडिया ने उसे घेर लिया, उसकी तस्वीर अखबारों में छपने लगी। अब वो हीरो नहीं, एक धोखेबाज की तरह देखा जा रहा था। सबसे बीच अर्जुन का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वो रात भर जागना, सिर पकड़कर बैठ जाना और कभी पुरानी वीडियो देखकर, कभी पुराने मेल्स पढ़ता और खुद से बार बार पूछता, कहाँ गया वह? हर दिन उसके भीतर एक हाहाकार उठता था। आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तू सुन क्यों नहीं रहा? तेरे कर्म ही तेरा परिणाम बना रहे हैं। इसी हताशा और गहराते हुए अंधकार के बीच एक शाम अर्जुन पार्क में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। तभी एक बुजुर्ग संतनुमा व्यक्ति आकर बगल में बैठ गए और उन्होंने कहा, सवाल नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी, बस कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक बोले, तू बहुत दौड़ा बेटा, अब थक गया है। ना अर्जुन ना चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वो हूँ जिसे लोग तब देखते हैं जब उसकी आंखों में से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। संत बोले, तू जानता चाहता है ना कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक बार समझ ले कि कर्म सिर्फ क्रिया नहीं, ऊर्जा होती है। जो तू देता है
वही लौटाता है, कभी आज कभी कल। यह ब्रह्मांड का नियम है। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। पर मैं तो बस दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चल रहा था। सब कहते हैं यह सब संत मुस्कुराए, और यह तू भी वही मैं बनना चाहता है सब जैसा। फिर भी जो अपनी आत्मा से आंख मिलाकर कह सके मैंने सच में जीवन जिया है, पर मैंने बहुत कुछ खो दिया है। सब कुछ नहीं, संत ने धीमे स्वर में कहा, तूने वह पाया है जो सब खोने के बाद मिलता है। आत्मा का दर्पण अब तू अपने अंदर से देख सकता है। अभी भी देख नहीं हुई हे अर्जुन, अभी भी देर नहीं हुई है। कर्ज चुकाया जा सकता है अगर समझ और सच्ची नियम हो। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आया था जो उसके अंदर की टूटन को पहचान सका था। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले सच को स्वीकार, फिर एक दूसरे करके एक बुरे कर्मों का प्रायश्चित, और सबसे जरूरी वापस अच्छे कर्मों की ओर लौटना। यूनिवर्स इंतजार करता है लेकिन हमेशा माफ करता है उन्हें जो सच्चे दिल से लौटते हैं। उस रात अर्जुन ने पहली बार चैन की नींद ली। शायद इसीलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई थीं, बल्कि इसीलिए कि अब उसे रास्ता दिख चुका था। एक ऐसा रास्ता जो भीतर की शांति से होकर बाहर की दुनिया में दोबारा निर्माण करता है। और यह बस शुरुआत थी कर्म के कर्ज को चुकाने की, आत्मा के न्याय के सामने खड़े होने की, और एक नया अर्जुन बनने की। उस रात के बाद अर्जुन ने कुछ टूट गया था और कुछ नया बनने लगा था। वह यह बदलाव था जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर का एक विराट क्रांति शुरुआत कर चुका था। उसे अब यह साफ समझ में आने लगा कि जीवन सिर्फ हासिल करने का खेल नहीं है बल्कि देने का एक सतत कर्म है। वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगा था, एक ऐसी आवाज़ अब तक दबा गई थी लालच, अंधकार और स्वार्थ के नीचे। सुबह उठते ही वह सबसे पहले खुद को देखता, आईने में नहीं अपनी आत्मा में। उसने अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना शुरू किया। वह शराब जो तनाव का बहाना थी, वह पार्टियां जो अकेलेपन का मुखौटा थी, एक एक करके सब बंद कर दी। उसने ध्यान शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल थी, मन भागता था, बीते पलों की गलतियां सामने आती थी, आंखें भर आती थी, लेकिन उसके हार नहीं मानी। वे हर सुबह 5 बजे उठता और मान में बैठता, खुद को माफ करता और यूनिवर्स से क्षमा मांगता। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी। एक दिन उसने अपने पुराने घर की तरफ जाना तय किया, वही इलाका जहाँ से उसने अपनी शुरुआत की थी। रास्ते में उसने सामने वही चाय वाला आया जिसे उसने एक बार बेइज्जत किया था, वो बस इसीलिए कि वह ऑर्डर देने से लाया था। अर्जुन चाय वाले के पास गया। उसने सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला भाई, उस दिन मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चाय वाले की आंखें भर आई। साहब, आप तो सब कुछ भूल चुके हैं। आपने याद रखा, कर्म भूलता नहीं है। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा कि इसलिए मैं भी नहीं भूल सकता। वह धीरे धीरे सेवा में लगने लगा। गुप्त रूप से वह अनाथालयों में दान भेजता, अस्पतालों के बिल भरता, स्कूलों में किताबें भिजवाता, लेकिन ना कोई नाम था, ना कोई दिखावा, बस सच्चा योगदान। वह हर उस जगह मदद कर पहुंचाना चाहता था जहां कभी उसने नुकसान पहुंचाया था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका पूरा जीवन एक तपस्या बन गया था। बाहर से शांत, भीतर से सक्रिय। वह अब लोगों से कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उनकी आंखों में झांक कर उसके जीवन में पहली बार एक स्थिति आई थी, इनर डिसिप्लिन। हर रोज का ध्यान, संयमित आहार, मौन की साधना और रात को आत्मनिरीक्षक। उसने इसे अपना जीवन बना लिया था। उसने अपने पुराने स्टाफ को एक एक कर खोजने लगा जिसके साथ उसने कभी कठोरता की। उसने एक महिला अकाउंटेंट को खोजा जो उसने व्यवहार से आहर होकर नौकरी छोड़ गई थी। वह उसने घर गया, उसके दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, आपको शायद उस सब की ज़रूरत है ना लगे, लेकिन मुझे अपने भीतर का बोझ उतारना है। मैं गलत था, मुझे माफ़ करें। वो स्तंभ रह गई थी, कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप उसे पानी देने अंदर चली गई। अर्जुन ने यह भी समझा कि कभी कभी क्षमा शब्दों से नहीं मिलती बल्कि समय के साथ कर्मों से अर्जित होती है। उसका दिल देने में लगता है, वक्त, ध्यान, पैसा, परामर्श, जो भी किसी को चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं आ रहा था। उसकी कंपनी अब भी बंद पड़ी थी, केस अब भी कोर्ट में था, मीडिया अब भी उसे गिरा हुआ बिजनेसमैन कहता था। पर अर्जुन अब इन चीज़ों से विचलित नहीं था और विचलित नहीं होना चाहता था। एक शाम
वो संत फिर दिखे मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे। अर्जुन ने उनके पास गया और बोला, मैं सब कर रहा हूँ लेकिन सब वैसा ही है क्यों? संत मुस्कुराए, कर्म बदलने का मतलब यही नहीं है कि फल तुरंत बदल जाए, यह यूनिवर्स की परीक्षा है। क्या तू सच में बदल गया है या सिर्फ फल पाने के लिए कर्म बदल रहा है? अर्जुन चुप रहा। उसने मन में यह प्रश्न कई बार आया और अब उसे उत्तर मिल गया था कि वह जान गया था कि जो वह कर रहा है वह एक संकल्प है, एक तप है, ना कि कोई सौदा। अब उसका चेहरा बदल गया था, आत्मविश्वास से नहीं संतोष से चमकता हुआ। अब उसने कर्म सिर्फ दुनिया नहीं, खुद उसकी आत्मा को बदल रहे थे और शायद यही असली अमीरी थी, भीतर की अमीरी से जो बाहर के बदलते मौसम से प्रभावित नहीं होती। अर्जुन का जीवन एक साधक की तरह था, संयमित स्थिति और सेवा में रमा हुआ, लेकिन यूनिवर्स का नियम है कि हर सच्चे परिवर्तन की परीक्षा होती है और यह परीक्षा तब आती है जब सबसे कम उम्र की उम्मीद हो। एक दिन पुराने दोस्त और कारोबारी पार्टनर सूरज का फोन आया। सूरज ने बताया कि एक नया प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट है, करोड़ों का टेंडर है और अर्जुन जैसा अनुभवी आदमी चाहिए। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। सूरज ने कहा, मैं जानता हूँ तू अब अलग राह पर है, लेकिन यह एक क्लीन प्रोजेक्ट है। मोस्टली कुछ चीज़ें हैं जो हमें हल्के में लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अप्रूवल थोड़े से लचीले हैं, लेकिन तुझे फ्रंट फेस बनाया जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। अगली सुबह उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, कुछ टेंशन है क्या? एक मौका है, लेकिन रास्ता दो। क्या तुम्हारा मन साफ है? इस बारे में नहीं, और शायद इसीलिए ही तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उस दिन अर्जुन घंटों मौन में बैठा रहा। उसके बाद याद आया जब उसने पहली बार शॉर्टकट लिया था, तब उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, बस एक्साइटमेंट थी। लेकिन आज कुछ भी छिपा हुआ स्वीकार नहीं हो रहा है। उसका अंतर्मन इतनी शुद्धता का आदी हो गया है कि अब वह इतनी हल्की से भी चालाकी उसे भीतर से जला देती है। लेकिन तब असली चुनौती सामने आई। उसकी बेटी सिया की फीस ड्यू थी, उसकी सेविंग्स अब खत्म होने लगी थी, पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी, एक माइनर सर्जरी करानी थी, घर की छत टपकने लगी थी। सब एक साथ उसने सूरज को मिलने बुलाया। कैफ में दोनों बैठे। सूरज ने फाइलें दिखाई, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट का प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेंस, प्रॉफिट, सब कुछ लुभावना था। फिर एक क्लाइंट पर अर्जुन की नज़र अटक गई। उसने एक अप्रूवल दिखाया गया जो टेक्निकल रूप से अब तक नहीं मिला था। यह क्या है? बस एक फॉर्मल चीज़ है यार, जैसे पहले करते थे, जल्दी मिल जाएगा, पैसा देकर। अर्जुन की सांस रुक गई। वह जानता था क्या वही जगह है जहां पहले गिरा था, सिर्फ पैकेज नहीं था। उसने फाइल बंद की, सूरज की आंखों में देखा और कहा नहीं, वहां से चल पड़ा। और जैसे ही वहां से चल पड़ा तो वो सूरज बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तुझे क्या लगता है तेरे संत बनने से दुनिया बदल जाएगी? शायद नहीं, लेकिन मेरा मन जरूर बदल गया है। मैंने कुछ अपने मन की कीमत पता की है। सूरज उठकर चला गया। अर्जुन वहीं बैठा रह गया, अकेला लेकिन शांत। रात को पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, हम शायद कुछ और दिन तक आर्थिक तंगी में रहेंगे, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा बोझ उतार कर आया हूँ। अगले दिन एक चमत्कार हुआ, बिल्कुल सरल तरीके से लेकिन सच्चा। उसका पुराना इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका शिफ्ट हो गया था, उसने उसे मेल भेजा। उसने अर्जुन की ट्रांसफॉर्मेंस जर्नी लंदन पर देखी थी और डीपली एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसने कहा, एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। अगर तुम लीड कर सको तो मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूंगा। अर्जुन अवाक रह गया और कुछ ना बोला। चुपचाप रहते हुए वह मेल किसी ईश्वरीय संयोग से कम नहीं, यह यूनिवर्स जैसे बोल रहा है कि मैं देख रहा था कि अब तुझे रिवार्ड मिलेगा। अर्जुन ने उसे रात संत को देखा और फिर वही मंदिर, वही पेड़। संत मुस्कुराए, क्या समझा तूने कि यूनिवर्स रिवार्ड दे भी सकता है, पर सबसे पहले वह हमारी नियत की परीक्षा लेता है और सही उत्तर उसी के पास होता है जो नियत से सही हो। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, बस एक सही रास्ता चुना था जब हर तरह गलत के लिए प्रलोभन था। और शायद यही असली विजय थी, जब आप अपनी
आत्मा से धोखा ना करें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर उसका नया सफर शुरू होने वाला था, बिना डर, बिना छल, बिना छल के सिर्फ कर्म और सत्य के आधार पर एक बार अर्जुन ने सत्य की राह पकड़ ली तो जीवन में गति भले ही धीमी रही, दिशा बिल्कुल साफ थी। जिस निवेशक ने उसने संपर्क किया था वह सिर्फ धन नहीं बल्कि दृष्टिकोण भी लाया था। उन्होंने मिलकर एक ऐसा स्टार्टअप डिजाइन किया जो समाज की सेवा भी करता था और व्यापारी शुरू से भी मजबूत था। वह संस्था युवाओं को सशक्त बनाने, कौशल सिखाने और स्वावलंबी बनने की राह पर मदद करती थी। शुरुआत में टीम छोटी थी, कुछ पुराने दोस्त, कुछ युवा जिन्हें अर्जुन ने पहले गलत रास्ते से खींचकर सही दिशा में लाया। अर्जुन ने एक नियम रखा, हर निर्णय से पहले एक मौन सत्र होना है जहां टीम अपनी इंटरेस्ट साफ करेगी। कोई निर्णय सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि लिया जाएगा, उसका उद्देश्य, परिणाम और दूसरों पर असर पहले सोचा जाएगा। धीरे धीरे यह स्टार्टअप वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का कह रहा था कि मेरी जिंदगी एक गलतियों में बीत रही थी, लेकिन अर्जुन सर ने मुझे कोडिंग सिखाई। आज मैं अपनी माँ के लिए घर खरीद रहा हूँ। अर्जुन अब वह बस इंसान बन चुका था जिसकी संपन्नता में दूसरों की रोशनी थी। उसकी अमीरी उसकी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि जिन जिंदगियों को उसकी अपलिफ्ट किया उसने माफ़ी मांगी जाती है और उसमें मापी जाती है कि एक दिन जब पुराना जान पहचान वाले व्यक्ति ने कहा कि यार तू तो अब करोड़पति बन गया है। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, बस एक माध्यम बन गया। उस असली संपत्ति तो उन चेहरों पर है जो अब मुस्कुराते हैं। उसका स्टार्टअप धीरे धीरे राष्ट्रीय पहचान पा गया था। उसे गवर्नमेंट में से सहयोग मिलने लगा, अवार्ड आने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्जुन को संतोष देता था वह था जब पुराने दोस्त या पुराने डिस्टर्बेंस आकर कहते हुए यहीं से शॉर्टकट का अंत बस खालीपन होता है। अर्जुन का घर अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन वह अब लग्जरी से ज़्यादा शांति थी। उसकी पत्नी फिर से स्वस्थ हो चुकी थी। बेटी एक NGO चला रही थी। एक दिन वह मंदिर से उस संत से फिर मिला। संत ने सिर्फ उसका इतना कहा कि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, तू अब एक कार्मिक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। तेरे कर्म वेल्थ को फ्लो करता है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसका पैसा अब सिर्फ सेल्फिश नहीं था, वे सोलफुल बन चुका था। अर्जुन के पुराने सहयोग से पहले उसे छोड़ गए थे उसने में से कई वापस लौटे, लेकिन एक बार सीखने के लिए उसने स्टाफ आपके अंदर छोड़े गए। इनिशिएटिव शुरू किए, कुछ ने अपने अपने शहरों में स्पेक्ट हब्स बनाए। एक सामूहिक परिवर्तन शुरू हो चुका था जिसकी जड़ें अर्जुन ने एक छोटे से बदलाव से निकली थी। एक दिन एक नौजवान लड़का अर्जुन के पास आया, बिल्कुल वैसा जैसा कि वो खुद 20 साल की उम्र में था। आंखों में डर पर दिल में चाय। उसने पूछा, सर आप इतने बड़े हो गए हैं, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ? अर्जुन ने सिर्फ एक उत्तर दिया, सिर्फ एक शर्त है, तू खुद से कभी झूठ मत बोल। वह मुस्कुराया और भीतर से उसकी आत्मा से कहा, यही सच्ची कमाई अमीरी है, जब तुम्हारा कर्म ऐसा हो जाए कि दूसरों को भी समृद्ध कर दे। तो बिना शोर, बिना स्वार्थ, बस सेवा के भाव से यूनिवर्स अब उसकी साथ फ्लो में था। ना कि अधिक ना कि कम, बस उतना सिर्फ जरूरी था। और वह सब जो उसे मिल रहा था वह दूसरों में बांट रहा था। यही कर्म की कमाई थी। जब ईमानदारी अमीरी की असली कुंजी बन जाती है तो समय बीतता गया। अर्जुन की उम्र 50 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वैसे की चमक थी। बस वह चमक अनुभव की थी, तब की थी और उस शांति की थी जो केवल आत्मा को समझ आ चुकी थी। उसकी स्टार्टअप अब एक मूल वेट में बन चुका था। भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे सेक्टर्स खुल चुके थे जिसके उद्देश्य था कि सेवा, कर्म की समझ और समाज में मूल आधारित उद्यमिता। अर्जुन अब रियलिटी ही बिजनेसमैन मीटिंग में जाता था। उसका ज़्यादा समय मेंटोरशिप में बीतता था। हर हफ्ते में 10 नए युवाओं से मिलता, उनके सवाल सुनता, उनकी नियम परखता और फिर उनकी आत्म को जटली जगाता। एक दिन उसके पास एक आवेदन आया मेंटोरिंग के लिए। जब उसने नाम देखा तो वही बैठा रहा था। नाम था आदित्य मल्होत्रा। यही वह इंसान था जिसे अर्जुन ने 20 साल पहले अपने पहले व्यापार में धोखा दिया था। वही सौदा उसने गलत कागजात बनवाकर आदित्य को नुकसान पहुंचाया था। उस घटना के बाद अर्जुन गिल्ट में था, लेकिन कभी सामना नहीं हुआ।
और अब यूनिवर्स ने खुद उसे अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने मीटिंग के लिए हाँ की। जब आदित्य कमरे में आया तो उसकी आंखों में वो पुरानी चुभन नहीं थी, बस थकान थी, जैसे जिंदगी उसे बहुत खींच चुकी थी। उसने कहा, सर मुझे मेटोर की ज़रूरत है, बहुत कोशिश की, सब कुछ टूट गया है, अब समझ नहीं आता क्या क्या करूं। अर्जुन कुछ पल खामोश रहा और फिर कहा, तू मुझे पहचानता है? आदित्य ने ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। आप वही हैं अर्जुन। गुप्त दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आ चल, अब तू भी कार्मिक साइकिल पूरी कर ले। जो मैंने मुझसे छीना था अब मुझे 100 गुना वापस दूंगा, लेकिन सिर्फ मेंटरशिप नहीं, आत्मिक क्षमा भी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू बोझ के नहीं थे, वह आत्मा की सफाई के थे। यह क्या वही क्षण था जब अर्जुन का पास्ट पूर्णता को छू रहा था। उसने आदित्य को अपनी टीम में रखा था, उसका आइडिया रिफाइंस किया, उसने 7 महीनों काम किया और एक आदित्य का स्टार्टअप लॉन्च हुआ। एक ऐसा ऐप जो युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और कर्म की शिक्षा देता था। लॉन्च के दिन आदित्य ने स्टाफ में कहा कि मेरे जीवन के सबसे बड़े धोखे ने मुझे सबसे बड़ा गुरु दिया। उस दिन अर्जुन के मन में कुछ स्थायी हो गया था कि कुछ शांत, स्थिर और गहरा। उसके रात को मेडिटेशन के बाद भी लिखा है, मैं अब दौड़ नहीं रहा, अब मैं बह रहा हूँ। जीवन अब गति नहीं गहराई बन चुकी है। यूनिवर्स की तरफ से अंतिम संदेश भी आया कि गया, ना कोई शोर, ना कोई चमत्कार, बस एक सुबह जब अर्जुन उठकर अपनी छत पर गया तो वह पहली बार उसने भीतर से सुना, अब तू धन से नहीं आत्मा से अमीर है। उसकी बेटी ने उसने लिए एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां हर हफ्ते 50 लोग आते, कोई प्रश्न लेकर, कोई दर्द लेकर, कोई दिशा लेकर। अर्जुन अब कोई गुरु नहीं कहता था, वह कहता था कि मैं बस तुम्हारा कार्मिक साथी हूँ, तुम खुद ही गुरु हो। बस अपनी आत्मा से झूठ मत बोलो। एक बार एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उसके मिलने आई और बोला, आपके पास तो अब बहुत पैसा होगा, बैंक बैलेंस कितना है? अर्जुन हंसकर बोला, बैंक बैलेंस नहीं पता, लेकिन हर दिन 10 लोगों के जीवन में बदलाव आता है, शायद यही मेरी असली वेल्थ है। और जब वह रात को ध्यान में बैठता तो उसे एक ऐसा लगता कि जैसे कोई सटल ऊर्जा के चारों तरफ है, शांति, संतोष और एक मौन आशीर्वाद। यूनिवर्स अब कोई परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन अब वह सिर्फ मुस्कुरा रहा है। यात्री अब पूरी हो चुकी है। वह लड़का जो लालच में गिरा था, वह अब उस स्थिति में था जहां आत्मा से धन भारी हो चुकी है, और यही उसकी असली अमीरी, जब कर्मों से धन बहता है और आत्मा उसकी धार को दिशा देती है। अगर अर्जुन की यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं आप भी जीवन में ऐसी कोई गिरावट हो, कोई पश्चाताप हो या कोई आत्मा झंझोर देने वाला मोड़ महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी कहानी किसी और के पुनर्जागरण की वजह बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? जी हाँ, यह शक्ति है आपके अवचेतन मन की। यह मन आपके हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को सहेजता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदलता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपने विचार से अपनी दुनिया बदलने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवमन कैसे काम करता है, इसे कैसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैसे यह अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच, आपके जीवन, आपके भविष्य को बदल सकता है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। हमारा मन ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्सा है। इसके 2 पहलू हैं, चेतन मन जो तर्क, विचार और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, और अवचेतन मन जो हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अवचेतन मन हमारे विचारे, भावनाओं और आदतों की नींव है। यह हमारी हर भावना, हर विश्वास और हर अनुभव को सहेजता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह कथन अवचेतन मन की गहरी शक्ति को दर्शाता है। यह मन ना तो तर्क करता है और ना ही विश्लेषण करता है। यह केवल आपके द्वारा दिए गए विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। यदि आप लगातार नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं
तो आपका अवचेतन मन उसे ही अपनी सच्चाई मान लेता है। दूसरी ओर यदि आप इसे सकारात्मक विचार और प्रेरणा से भरते हैं तो यह आपकी कल्पनाओं को सच कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना किसी जादू से कम नहीं है। यह मन बिना थके बिना रुके हर समय काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह आपके लिए काम करता है। यही कारण है कि जब हम रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों पर काम करता है और अगली सुबह हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली साधन बताया। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन जागृत हो जाता है। यह उस गहराई में जाने का अवसर है जहां हमारे सारे डर, संदेह और नकारात्मक विचार छुपे होते हैं। ध्यान रखें, हमें इन नकारात्मक हो से मुक्ति दिलाने और सकारात्मक हो को स्थापित करने में मदद करता है। तो चलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना शुरू करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अब चेतन मन की शक्ति असीमित है, यह आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, बशर्ते आप इसे सही संदेश दें। यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हो तो यह मन आपके लिए उन अवसरों को पैदा करेगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मन में असफलता का बीज बोते हैं तो उसे भी सच्चाई बना देंगे। यही कारण है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह मन आपकी रचनात्मक को भी बढ़ाता है और कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक इस शक्ति का उपयोग करके अपने अद्भुत विचारों को वास्तविकता में बदल पाएं। उनका मानना था कि उनके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें उनकी समस्याओं का हल और उनके सपनों को सच करने का मार्ग दिखा सकती है। और चेतन मन केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों और अपने कैरियर और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने भीतर की इन शक्ति को पहचानते हैं और इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। यह आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और आपको एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने में मदद करता है। अवचेतन मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपकी सीमाओं को खत्म कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी क्षमता सीमित है, लेकिन यह मन हमें हमारी असली क्षमता दिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो भी सोचते हैं वह संभव है। यह मन हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और असफलता केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में हर बड़ी सफलता, हर बड़ा आविष्कार और हर बड़ी उपलब्धि अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। इसकी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमें उन्हें तुरंत बदलना चाहिए। हमें खुद से यह कहना चाहिए कि हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं और हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सकारात्मक सोच हमारे अवचेतन मन को सक्रिय कर देगी और हमें वह ऊर्जा देगी जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। अवचेतन मन एक ऐसी बीज है जो हमारे जीवन का पेड़ बनता जाता है। यदि आप इससे सकारात्मक विश्वास और आत्मविश्वास के बीच बोएंगे तो यह आपको सफलता का प्रांत देगा और शांति प्रदान करेगा और खुशी का फल देगा। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक डर और संदेह के बीच बोएंगे तो यह असफलता और निराशा का पेड़ बन जाएगा। तो चलिए अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति को पहचानने और इसे अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा साधन बनाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को समझने, इसे स्वीकार करें और इसे अपनी सफलता का साथी बनाएं। यह शक्ति आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। आपने भीतर झांकें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है
जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन की ही हमारी पूरी शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचार और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता है, उसकी जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इस बातों पर विचार किया है, कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वही दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वही पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है और दूसरा व्यक्ति डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल है, कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी यह बातें डालेंगे अर्थात नकारात्मक बातें करेंगे तो आपके जीवन में केवल नकारात्मक ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन लगातार स्वाद आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो वह सब काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं और इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिनकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे। आप जो चाहेंगे उसे हासिल कर सकेंगे, आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे उसे आप प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर चेतन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है। साथ ही हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ा सके। बहुत समय पहले की बात है, नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य थे। एक दिन संध्या में के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। गुरु की आवाज़ सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ। वहाँ उस गुरु से कहता है, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर कोई और है जो मन को चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए है? इस पर गुरुवर उन शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरु का कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसकी एक बड़ी सी हवेली थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता था, कोई शोर शराबा होता था या लड़ाई झगड़े होते थे तो उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती थी। उस आवाज़ को सुनकर आसपास पड़ोसी भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाते की कोशिश करते कि
देखो तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की माइंड शांति भंग हो जाती है। कृपया करके लड़ाई झगड़े को बंद करो। आखिर शोर शराबे में क्या रखा है? इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके तुम अपना जीवन शांति से कैसे बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूँ कि लड़ाई झगड़े करना बुरी बात है, शराब करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? इससे बहुत परेशान हूँ। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वह हवेली के अंदर होती हैं, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं हूँ, इसका कारण तो मेरा मालिक है, तो आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी भी कहते हैं कि बात समझ जाता है और बात तो सही है। आखिर इससे इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है, गलती तो मालिक की है। वह उपद्रव करता है, शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है, उपद्रव करता है और फिर वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी शांति भंग होती है, तो वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझ गई? क्या इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें ही बताओ इसका क्या समाधान है? इस पर एक शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, जिन्हें उस हवेली के मालिक से तकलीफ है, जो शोर शराबा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और लोगों को शांति भंग कर देता है, उन सभी को उसी से बात करनी चाहिए, तभी तो उसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज़्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथ में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों को में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत हैं। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज़ उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज़ कर ही नहीं रहा है, यह तो अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता था, लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आगे वह गुरु शिष्य से कहते हैं, भाई प्रिय, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगना जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार अपने आप को समझाया कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, मुझे अपने समय पर सही उपयोग करना है और मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, हे शिष्य, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और हम अब अपने कोई भी गलती नहीं होगी। हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा और हम जो भी करेंगे वह सब सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है और हम अपनी नासमझी के कारण चेतन मन की जगह अपने अवचेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से ही बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह क्या भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथ में ही है। नहीं, हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे चेतन मन
तक सीमित रह जाती हैं। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो रहा है और नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी डालोगे तो वह पौधा एक दिन बड़ा होकर और फिर उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी डालते हैं, लेकिन आप पौधे की पत्तियां पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इसमें फल फूल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए कि अगर पत्तियों पर पानी डालने लगें और उसमें फूल और फल कैसे आएंगे। हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि जो पानी वे पत्तियां पर छिड़क रहे हैं वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा रही है और लेकिन वो उस जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में उन पौधे पर फल और फूल कैसे लगेंगे। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ एक ऐसा ही करेंगे और यही कारण है कि हम अपने जीवन में भी जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता है। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाते हैं। इस पर शिष्य उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेश को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, यदि तुम अपने संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तुमने कभी ना कभी देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज को जानने की कोशिश करता है तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकाल पाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है। और तुम में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा कि इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार हर किसी के मन को काबू में करने के लिए हम उससे जो चाहेंगे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वे सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वे इसी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जा सकता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कई बार प्रयोग किया और वे इतने निपुण हो जाते हैं कि वे किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर तुम भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हो तो अपने मन की चाल को समझते हो तो तुम भी अपनी ही नहीं बल्कि किसी दूसरे की मन की वश में कर सकते हो। गुरुवर अपने उन शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए तुम्हें अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुधारना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है, वह एक पहरेदार है। हमारी रक्षा के लिए हमारा हमेशा तैनात रहना चाहिए। इसीलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता है। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते, उसे मना नहीं लेते या उसे शांत नहीं कर देते और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त तक नहीं देता और अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त तक नहीं देगा, जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा। क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते।
इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर हम वह कार्य कर सकें, और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है तो उसके मन में काबू करने की कोशिश करता है, तो उसके मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को शांत करता है। अपने कहीं न कहीं देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसे चीज रखा दी जाती है, उसे उनकी आंखों के सामने घुमाया जाता है। इसे लगातार देखने के बाद यह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है और इसी कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है, उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में प्रवेश करता है और उस मालिक से जी भरकर बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वो बातें वह उससे निकलवा ही लेता है। एक महान दार्शनिक ने कहा था, अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, और हो जाता ही है। लेकिन उन्होंने यह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय के लोग बहुत सरल हुआ करते थे, उनका मन बहुत साफ हुआ करता था। जो भी बातें उन्हें बताई जाती थी वे उन्हें खूब बड़ी शांतिपूर्वक सुनते थे और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो उसे तर्क वितर्क करने देते थे, शांति से उसकी बातें सुनते, जब तक कि वह व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए। तब तक वह व्यक्ति गुरुवर के पास वापस आता और कहता, गुरुवर मैं तर्क वितर्क करके थक चुका हूँ, लेकिन इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं, अब मैं उससे कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे, और यदि कोई बात आपसे 3 बार कही जाए तो क्या आप उसे सुन पाएंगे? मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, वह चिकित्सक आपसे 1 बार कहता है आप ठीक हैं, आप कुछ नहीं हुआ आपको, तो यह बात आप सुन लेते हैं और आपको यह समझ में आ जाती है कि आप ठीक हैं और आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपको बार बार वही बातें कहे, बार बार वही बातें दोहराए, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे कि हाँ, मुझे यह बात समझ में आ चुकी है, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ चुका हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो इसको बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा? लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है, और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस पर ध्यान देना बंद कर देता है। और यही वह समय होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है, और जब आपकी बात अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो यकीन मानिए सब कुछ संभव है। फिर चाहे वह आपकी जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहें या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहें, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपको कभी ना कभी यह किस्सा सुना ही होगा कि एक प्लेन क्रैश हो गया और उस प्लेन को जो भी पायलट था उसके प्लेन से गिरने की वजह से उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं, और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिलाया तक नहीं जा सकता था। डॉक्टरों ने भी जवाब दिया कि तुम ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हड्डियां को भी जोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था। उसने अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती यह बात डाली कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, और यकीन मानिए वह व्यक्ति सचमुच ठीक हो गया। अपने पैरों पर चलना अपने घर गया केवल हमारे अवचेतन मन की शक्तियों के कारण। जब हम कुछ ठान लेते हैं, अपने मन को, अवचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमसे कुछ ऐसे कार्य करवाने लगता है कि हमारे लिए सब कुछ
मुमकिन हो जाता है। फिर चाहे वह जीवन में कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो, या पुराने ज़माने में यह बहुत सरल हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोग तर्क वितर्क नहीं किया करते थे। जो भी उन्हें कहा जाता था उसे बहुत ही ध्यान के साथ सुनने और समझने थे। लेकिन आजकल के तथा कठिन बुद्धिमान लोग इस सभी बातों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि जैसा आप खुद से कहेंगे या खुद से कहते हैं, वैसे ही आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आप अंदर से उतने ही और शांत होने लगते हैं, और जो भी व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर पाता है वही शांति को प्राप्त कर पाता है। हमारी जो बुद्धिमानी है वह हमारे अवचेतन मन का एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या फिर कोई नई तकनीक सीखना चाहते हैं, तो इससे हमारा चेतन मन हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं की, जैसे क्रोध, कामना, आलस इत्यादि, जो भी हमारे अवचेतन मन का हिस्सा होते हैं, तो इन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता। ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा कि क्या आपने कभी क्रोध सीखा है? क्या आपने कभी काम वासना सीखी है? क्या आपने कभी आलस्य सीखा है? यदि आपको बचपन से ही किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ कोई भी व्यक्ति ना हो, तब भी आपके भीतर यह सारे गुण आ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अवचेतन मन का ही काम है। यानी कि वे चीज़ें जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दी, वह सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी जाती हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्योंकि आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस दुनिया में जो बाहरी चीज़ें हैं उन्हें आप सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है हमारे भीतर के आर्थिक क्रोध को ना करना या आलस्य से बचना। यह सीख हुई चीज़ नहीं है। आप उस सीख को नहीं सीख पाते। मान लो अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, तो इसके बारे में हमारे अवचेतन मन को कुछ नहीं पता होता। लेकिन वहीं पर यदि कोई आपसे कहे कि 5 और 5 10 होते हैं, तो यह बात आपके चेतना मन को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि आपका अवचेतन मन विरोध नहीं करता और उसे एक साफ और स्पष्ट संदेश भी मिल रहा है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव होता है जब हमारा चेतन मन इससे आड़े न आए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं भेज पाते? आखिर इसका क्या कारण है? इसका जवाब देते हुए गुरु शिष्य से कहते हैं, इसका पहला कारण यह है कि जब भी हम अपने अवचेतन मन को कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा चेतन मन पहले से उसे तर्क वितर्क करता है। वह यह सब सोचता है कि इस जानकारी से हमें क्या लाभ होगा या हानि, और जब तक हम अपनी सूचना को सही और साफ तौर पर अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते, तब तक वह हमारे लिए काम नहीं कर सकती। मान लीजिए कि आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनके प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊं। इस दौरान हमारा चेतन मन सोचता है कि आखिर मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा घर खरीद लूँगा, ऐसी गाड़ी खरीद लूँगा, अपने परिवार के लिए यह करूँगा, वह करूँगा, अपना खुद का व्यापार शुरू करूँगा। ऐसा कई प्रकार के विचार हमारे चेतन मन में उठने लगते हैं, और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेज ही नहीं पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांत कर देता है। आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा। अपने अवचेतन मन को अपने वश में करना ही होगा, और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप यह एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पानी है, तो आपको उस चीज़ को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा, और ऐसा आपको करीब 28 दिन तक करना होगा। यदि इस दौरान आपने ऐसा कर दिया तो यह कह दिया तो कोई इसे फर्क नहीं पड़ने वाला, यह सब बेकार की बातें हैं, तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराएंगे, तो वह मंत्र अर्थात वह बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं और अवश्य पहुंचती हैं।
और वो कार्य भी पूरा होता है। और एक बार यदि आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकते हैं, हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, जब भी आप रात को सोने जाएं बिस्तर पर, तो लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन को उस मंत्र को दोहराना है जो भी आप चाहते हैं, और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे 365 दिन आपके लिए लगातार काम करता रहता है, जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है, वह सो जाता है। और यही वह समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रात को सोते वक्त जो भी बातें आप अपने मन में डालते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है, जब भी आप रात को सोते वक्त कोई नकारात्मक बात या नकारात्मक जानकारी लेते हैं तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं, और वहीं पर यदि आप रात को सोते वक्त सकारात्मक जानकारी सकारात्मक बातें करते हैं तो अगले दिन सुबह आप बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। आपका दिन पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, आप अब अच्छा महसूस कर पाते हैं। इसीलिए रात को सोते वक्त कभी भी अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। याद रहे, जब भी आप रात को सोने जाएं तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन को उस मंत्र को दोहराना है जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है। ऐसा बोलते हुए आपको गहरी निद्रा में चले जाना है। और इतना कहकर वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु शांत हो गया और वह शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुवर, ऐसा निर्मल और जीवन का सार्थक ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। आपने जो भी मुझसे कहा उसे मैं अपने जीवन में जरूर अपना करूँगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा और अपने जीवन को सार्थक बनाकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने आश्रम लौट गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आपको अगर ये वीडियो दिल छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच में इतनी ताकत है कि वह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हाँ, सिर्फ 17 सेकंड में आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और ब्रह्मांडी ऊर्जा की एक शक्तिशाली तकनीक है जिसे मनी मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बॉब प्रोटर के बारे में बताएंगे कि मशहूर सीखों के जरिए समझ पाएंगे कि कैसे सही तरीके से सोचना और ब्रह्मांड को अपने विचार भेजना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह वीडियो सिर्फ पैसे और दौलत तक सीमित नहीं है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी सोच को इसके सटीक और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें कि ब्रह्मांड खुद आपकी हर इच्छा को पूरा करने लगे। तो अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और उन बाधाओं को दूर करना चाहते हैं जो आपको सफलता से रोकती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको 17 से थ्योरी और लॉ ऑफ द अट्रैक्शन के आसान और प्रभावी तरीके सीखने को मिलेंगे जिन्हें आप आज ही अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपकी सोच एक चुंबक की तरह काम करके वह सब कुछ आकर्षित कर सकती है जो आप चाहते हैं। बस 17 सेकंड का ध्यान और आपका जीवन बदल जाएगा। आखिरी 17 सेकंड ही क्यों, इसका महत्व समझ लेते हैं। दोस्तों, 17 सेकंड का नियम ब्रह्मांडी ऊर्जा और हमारी सोच की ताकत को समझाने का एक अद्भुत तरीका है। जब आप किसी एक विचार पर 17 सेकंड तक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विचार एक मजबूत ऊर्जा कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। यह कंपन ब्रह्मांड में फैलता है और वहां से आपके विचार के अनुरूप ऊर्जा को आकर्षित
करता है और शुरू कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि 17 सेकंड ही क्यों? इसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क किसी भी विचार पर ध्यान केंद्रित करते समय एक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन उस ऊर्जा को प्रभावी बनाने के लिए एक न्यूनतम समय चाहिए। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार 17 सेकंड वह समय है जब आपका विचार इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह हमारे ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्तर से जुड़ सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक मोमबत्ती जलाने के लिए आग की लौ को कुछ सेकंड तक स्थिर रखना पड़ता है। अगर आप बार बार लौ हटाते रहेंगे तो मोमबत्ती नहीं जलेगी। उसी तरह अगर आप किसी विचार पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो वह विचार ब्रह्मांड तक अपनी पूरी ताकत से नहीं पहुंच पाता। इस नियम का मतलब यह भी है कि आपकी सोच में जितनी स्पष्टता और गहराइयाँ होगी उतनी ही जल्दी ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए सक्रिय होगा। यही वजह है कि 17 सेकंड तक सोचने का नियम ध्यान और ऊर्जा संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 17 सेकंड की शक्ति पर आधारित यह सिद्धांत न केवल हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, बल्कि यह हमें समझने में भी मदद करता है हमारे विचार और विश्वास कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। यह सिद्धांत हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि अगर हम अपनी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें और उसे सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर लें तो हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। जब हम अपने दिमाग में किसी एक विचार पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विचार हमारी ऊर्जा में बदल जाता है और फिर ब्रह्मांड उस विचार के अनुरूप घटनाओं पर परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। यह सोच कि आपके विचार की आपकी वास्तविकता बनते हैं शायद आजकल काफ़ी आम हो गई है, लेकिन इसका सचमुच बहुत गहरा असर है। यही वह विचार है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करके, क्योंकि अगर आप समझ सकें कि आपकी सोच के भीतर शक्ति है तो आप अपने जीवन में कभी भी बदलाव ला सकते हैं। आपके पास केवल आपकी सोच को नियंत्रित करने की क्षमता होना चाहिए और फिर आप किसी भी स्थिति में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो अचानक से एक ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जिनसे वह लक्ष्य पूरा हो सकता है? यह बस एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक प्रक्रिया है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत जैसे ही आप किसी इच्छा या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड उसे आपके लिए प्रकट करता है। तो 17 सेकंड का समय इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने मन को पूरी तरह से किसी एक विचार पर केंद्रित करते हैं तो वह विचार आपके जीवन में घटित होने की दिशा में पहला कदम होता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच ऊर्जा के रूप में कार्य करती है और हर विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब हम किसी प्रकार सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब आप 17 सेकंड तक इस ऊर्जा को बनाए रखते हैं तो वह ऊर्जा एक चुम्बक की तरह काम करती है। यह आपके जीवन में वही चीज़ें आकर्षित करती है जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी नए घर के बारे में सोच रहे हैं तो पहले तो आपके दिमाग में सिर्फ वह कल्पना आएगी, लेकिन जब आप उस कल्पना को 17 सेकंड तक ध्यानपूर्वक महसूस करेंगे तो जैसे कि आप वास्तव में उस घर में रह रहे हैं, उसके हर एक कमरे को देख रहे हैं, उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपने हमेशा चाहा है। तो इस प्रक्रिया में न केवल आपका दिमाग बल्कि आपका पूरा शरीर भी उस ऊर्जा में डूब जाता है। अब जब आप 17 सेकंड तक इस विचार को मजबूत करते हैं तो यह विचार एक प्रकार से ब्रह्मांड में फैल जाता है और फिर वह ब्रह्मांड आपकी दिशा में उन अवसरों को लाता है जो इस घर में पाने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह 17 सेकंड की अवधि हमारे दिमाग को उस विचार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का समय देती है जिससे वह विचार वास्तव में हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। जब हम बार बार अपनी सोच को उसी दिशा में लगाते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं और हमारे विचार के अनुरूप घटनाएं घटित होने लगती हैं। यह सिद्धांत न केवल वित्तीय समृद्धि बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए लागू होता है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या स्वास्थ्य हों। या 17 सेकंड की एकाग्रता से आप किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि हमारी सोच में इतनी ताकत है
तो हम इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी सोच को नकारात्मक से बचाना होगा, नकारात्मक विचारों को बढ़ने से रोकना होगा। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे सकारात्मक विचारों को कमज़ोर कर सकते हैं और ब्रह्मांड में गलत संदेश भेज सकते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास ही वह शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को आकर्षित करती है। इसलिए अगर हम इस 17 सेकंड के लिए सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस ऊर्जा को सक्रिय कर रहे होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में मदद करती है। यह सिद्धांत सिर्फ मानसिक शक्ति तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन में हर पहलू को प्रभावित करता है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और सकारात्मक दिशा में बदलाव लाते हैं तो वह हमारी मानसिक स्थिति, भावनाओं और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मन और शरीर के बीच गहरा संबंध होता है। जब हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो हमारा शरीर भी उसी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है जो हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसे आप मेडिटेशन यानी ध्यान के माध्यम से भी कर सकते हैं। 17 सेकंड ध्यान की विधि बेहद सरल और प्रभावशाली है। यह विधि आपको अपने विचार को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने और ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। इसे सही तरीके से अपनाने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करना जरूरी है। पहला स्थान चुनें। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें जहां आप बिना किसी विघ्न के ध्यान कर सकें। यह स्थान ऐसी जगह होना चाहिए जहां आप आराम से बैठ सकें और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। दूसरा, आराम से बैठ ध्यान करके समय अपने शरीर को पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में रखें। आप पद्मासन, सुखासन या किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और शरीर में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी और धीमी श्वास लें और श्वास के भीतर और बाहर जाने की प्रक्रिया को महसूस करें। इससे आपका मन शांत होगा और आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश करेंगे। चौथा, विचार में स्पष्ट रूप से महसूस करें और अब अपने मन में उस चीज़ का लक्ष्य को स्पष्ट रूप से महसूस करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसे इस तरह से सोचें जैसे वह पहले से ही आपके पास है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य सफलता है तो आप वह क्षण महसूस करें जब आप सफलता को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो जैसे वह हकीकत हो। पाँचवा, 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित रखें। अब अपनी सोच को पूरी तरह से उस विचार में केंद्रित करें और उसे 17 सेकंड तक महसूस करने की कोशिश करें। यह समय बहुत छोटा है लेकिन इस दौरान आपको अपने लक्ष्य या इच्छा को पूरा तरह से महसूस करना होगा। छठवां, ध्यान में रुकावट न आने दें। आठवां, अगर आपका मन भटकने लगे तो धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान वापस लाएं और फिर से उस लक्ष्य या विचार पर ध्यान केंद्रित करें। हर बार जब आपका मन भटकता है तो उसी शांति से वापस लौटकर 17 सेकंड के भीतर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सातवां, शांति और आभार महसूस करें। जब 17वां सेकंड खत्म हो जाए तो अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि आपने उस लक्ष्य को ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया है। इस प्रक्रिया के आधार पर आभार और शांति की भावना महसूस करें कि आपने यह ध्यान पूरी तरह से किया है। आठवां, समाप्ति। ध्यान को समाप्त करने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने शरीर को हल्का महसूस करें। आप पाएंगे कि यह विधि आपके मानसिक संतुलन और शांति को बढ़ाने में मदद करती है। यह विधि जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली भी है। जब आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती है। 17वां सेकंड तक सही और स्पष्ट रूप से सोचने से आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदलने का रास्ता तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, 17 सेकंड की शक्ति का सिद्धांत एक गहरी और विचारशील प्रक्रिया है जो हमारी सोच, विश्वास और मानसिक को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी इच्छाएं और उद्देश्य केवल विचार नहीं होते बल्कि वे हमारी मानसिक ऊर्जा का परिणाम होते हैं जो हमें ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेतों और अवसरों के रूप में हमारे जीवन में घटित होते हैं। इस सिद्धांत को समझने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमें अपने विचार को सही तरीके से नियंत्रित करना है।
केंद्रित करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने जीवन में बदलाव और सफलता ला सकें। इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमें इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि हम यह समझ सकें कि हमें 17 सेकंड का समय इतना प्रभावशाली है। विज्ञान की दृष्टि से मानसिक मस्तिष्क अत्यधिक जटिल होता है और यह लगातार विचारों और भावनाओं के मध्य विद्युत सेकंडों और संकेतों का आदान प्रदान करता है। जब हम किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं और एक निश्चित दिशा में संकेत भेजते हैं। यह प्रक्रिया एक प्रकार से मानसिक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस मानसिक ऊर्जा को हम माइंडफुल कह सकते हैं, जो एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया प्रक्रिया है। यह ध्यान और संजना अपमकार प्रणाली को एक साथ जोड़ती है। 17 सेकंड का समय इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में मस्तिष्क को किसी प्रकार पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने और उसे अपने शारीरिक स्तर पर महसूस करने का अवसर मिलता है। वैज्ञानिक शोध से यह भी साबित हुआ है कि मस्तिष्क में हर बार जब हम किसी विशेष विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे अपनी वास्तविकता में परिवर्तित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया में सिनेस्टिक प्लास्टिसिटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह अपनी मस्तिष्क के न्यूरॉन कनेक्शनों को बदलता है। इससे उस विचार के साथ जुड़ी नई वास्तविक बनती है। और उदाहरण के लिए, जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त करता हूं, तो आप अपने मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करते हैं जो आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण और निर्णय लेने से संबंधित होते हैं। यदि आप इस विचार पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन शुरू करते हैं। इससे अपने आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में सुधार होता है। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क के संज्ञानात्मक संरचना को मजबूत बनाती है, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। इस सिद्धांत के पीछे एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम प्रायः अनदेखा कर देते हैं। हमारी सोच में जो कुछ भी हम मानते हैं और जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उस कमी पर केंद्रित करते हैं। लेकिन अगर हम 17 सेकंड के लिए यह सोचें कि हमारे पास पर्याप्त धन है और हम उसका उपयोग अनुभव अपने मानसिक और शारीरिक स्तर पर करें तो हमारी सोच और ऊर्जा बदलने लगती है। यही वह प्रक्रिया है जो हमारी वास्तविकता को बदलने की दिशा में काम करती है। मान लीजिए कि आप एक नए घर के बारे में सोच रहे हैं। पहले आप सिर्फ इस बात की कल्पना करते हैं, आप एक नए घर में रहना चाहते हैं। लेकिन यदि आप उस कल्पना को 17 सेकंड के लिए अपने दिमाग में पूरी तरह से महसूस करते हैं, जैसे कि आप उस घर में रहते हैं, उसकी हर एक दीवार, हर एक रंग, हर एक कमरे को महसूस करते हैं, तो आपके दिमाग में यह विचार पूरी तरह से वास्तविक अस्तित्व में आ जाता है। और अब जब आप अपनी सोच में 17 सेकंड का ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह विचार ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलने लगता है। इस ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ी डीडीडी अतः और धीरे धीरे वे अवसर और परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो उस घर को पाने के लिए आवश्यक हैं। यह समझने के लिए कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है, हमें यह जानना होगा कि हमारे विचार ऊर्जा का रूप होते हैं। जब हम किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह हमारे मन और शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा का प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर बड़ी डीडीए चला देता है और हम उन अवसरों और घटनाओं के संपर्क में आते हैं जो उस विचार को वास्तविक में बदलने में हमारी मदद करती है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। पहले तो यह सिर्फ एक विचार होता है, लेकिन जब आप इस विचार पर लगातार 17 सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप महसूस करने लगते हैं कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए चाहिए। अगर आप यह सोचने लगते हैं कि आपके पास अच्छे संपर्क हैं, आपके पास सही कौशल है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं
अब जब आप इस सोच को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं तो यह विचार आपके जीवन में वास्तविकता बन जाता है। आपको व्यवसाय के अवसरों मिलने लगते हैं और आप अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम और बढ़ने लगते हैं। यह सिद्धांत केवल आपके वित्तीय या भौतिक लक्ष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर आप किसी बीमारी से उभरने का प्रयास कर रहे हैं तो 17 सेकंडों के लिए यह महसूस करना है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपके शरीर में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। जब आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप अपना शरीर उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है और यह प्रक्रिया आपके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। इस प्रकार हमारी सोच न केवल हमारे बाहरी संसार को बल्कि हमारे भीतर के संसार को भी बदल सकती है। और यदि हम इसे और गहरे स्तर पर देखें तो यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारी इच्छाएं, विचार और विश्वास जितने सशक्त होते हैं उतना ही प्रभावी वे हमारे जीवन पर पड़ते हैं। 17 सेकंड के दौरान हमारी सोच पूरी तरह से सकारात्मक होती है और यह सकारात्मक सोच हमें उन अवसरों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है जो हमें हमारी इच्छाओं की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जब हम अपने विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की दिशा में निर्देशित कर रहे होते हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलकर हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिद्धांत को सकारात्मक रूप से लागू करने के लिए हमें न केवल अपने विचार और ध्यान केंद्रित करना होता है बल्कि हमें उन विचारों के प्रति विश्वास भी बनाए रखना होता है। अगर हम सिर्फ सोचते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से हमारे विश्वास और भावना नकारात्मक होती है तो यह प्रक्रिया उतनी प्रभावित नहीं हो पाती। जब हम 17 सेकंड तक किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें यह विश्वास भी रखना होता है कि यह विचार सही दिशा में काम कर रहा है और ब्रह्मांड हमारे लिए अवसर उत्पन्न करने लगेगा। यह यहाँ पर समझना होगा और ज़रूरी भी है कि जब हम सकारात्मक विचारों को मन में लाते हैं तो न केवल हमारे दिमाग को प्रभावित करता है बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में भी बदलाव लाता है। यह बदलाव उस समय दिख सकता है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और उन बदलावों के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक सकारात्मक 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करते हैं तो हो सकता है कि आपके अचानक किसी व्यक्ति से मुलाकात हो, आपके लिए नए अवसर लाता है या आपके पास उन कदमों को उठाने का विचार आ जाए जो आपके लक्ष्यों को साकार करने में मदद करे। सकारात्मक सोच के इस प्रभाव को समझने के लिए हमें बाद में यह देख सकते हैं कि जब हम अपने जीवन में किसी तरह के बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता हो जाती है। अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। इसीलिए 17 सेकंड का समय हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मक सोच और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। यह वह समय है हमें अपने विचारों को पूरी तरह से समझने के लिए और केंद्रित करने और ब्रह्मांड में उन विचारों को भेजने का मौका देता है जो हमें हमारी इच्छाओं के करीब ले जाता है। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में धीरे धीरे ऐसे अवसर और घटनाएं घटित होने लगती हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करती हैं। 17 सेकंड का ध्यान केंद्रित समय तक न केवल हमारे विचारों को सक्रिय करता है बल्कि यह हमारी भावनाओं को और विश्वासों को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी सकारात्मक विचार और ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस विचारों के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और यह विश्वास हमें हमारी सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन और को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी अच्छी जो वीडियो हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो हैं, वो आप तक पहुंच सकें और उससे कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सके। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको तहे दिल से धन्यवाद।